आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 9 जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु मतलब बायोमोलिक्यूल्स, इंग्लिश में कहा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी सबसे ज़्यादा सूक्ष्म इकाई है, अपनी संरचना की सबसे सूक्ष्म इकाई है। कोशिका से भी पहले की, मतलब आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा ना वो चीज़ कि परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, अणु मिलके फिर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। फिर लास्ट में अगर लिविंग थिंग में जाना है तो वो कोशिका बनाएगी, कोशिका जाके कोशिका अंग बनाएंगे, अंग अंग मिलके अंग तंत्र बनाएंगे और उसके बाद में शरीर बन जाएगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर अति सूक्ष्म इकाई कहा जाए मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही है बेस, यही है शुरुआत। इन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन से आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बने हैं, विटामिन बने हैं, हार्मोन्स बने हैं, ठीक है, प्रोटीन्स बने हैं, ये सब बने आगे जाके, इन्हीं का मॉडिफाइड रूप। लेकिन कुछ भी कहो, कुल मिला के इसी से ही जीवन की उत्पत्ति शुरुआत हुई है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, ये मिलेगा, ये सब में मिलेगा। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब में मिलेगा। अब यहाँ से ये बात आती है कि अच्छा लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। बोला हाँ, लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। तो किस में ज़्यादा है? बोल देख, लिविंग थिंग है इसमें भी CHO है, नॉन लिविंग थिंग है इसमें भी CH और O है, ये अलग अलग बेटा, एल्डिहाइड वो समझना इसको। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो फिर सवाल आता है कि ज़्यादा किस में? बोला देखो खुद ही अंदाजा लगाओ, लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स को एक किंगडम में किस तरह से अरेंज किया है आपने? भैया आपने अरेंज किया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फिर बाद में प्लांट थे, फिर बाद में एनिमल थे। याद है छोटी कक्षा में पढ़ा अपन ने? मोनेरा की भी कुछ ब्रांचेस थी, ठीक है, प्रोटिस्टा की भी ब्रांचेस थी, कवकों की भी बहुत सारी ब्रांचेस थी, प्लांट की भी बहुत सारी थी। ब्रांचेस का तो समझ रहे हो? जैसे इसकी याद आ रही है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमल्स में तो थी, कितनी सारी ब्रांचेस थी, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, मैमल्स, एवीज, स्पीशीज, कितनी सारी थी, रेप्टाइल्स, हाँ पाइसीज, कितनी सारी थी। ये सब के सब में पाए जा रहे हैं क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। याद है ना भाई, ये किंगडम अलग है, इसका किंगडम अलग है, इसका किंगडम अलग है। किंगडम ये देखो, 5 किंगडम थे, 5 किंगडम डिस्कवर किए गए थे। और इनके भी क्या थे? इन सब के भी क्या थे? फाइलम भी थे, क्लास भी थे, ऑर्डर भी थे, फैमिली भी थी, जीनस भी थी, स्पीशीज भी थी। याद आ रहा है? मतलब इसके भी सब फीचर्स थे डिवाइडेड आगे भाई। जैसे अपन किंगडम पढ़ते हैं, उसके बाद उसका फाइलम पढ़ते हैं, फिर क्लास पढ़ते हैं, फिर ऑर्डर पढ़ते हैं, फिर फैमिली पढ़ते हैं, फिर जीनस पढ़ते हैं, फिर स्पीशीज पढ़ते हैं भाई। जैसे जगत है, संघ है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, ये सीक्वेंस पढ़ते हैं ना। और उनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे और उन एग्जाम्पलों के भी और एग्जाम्पल्स थे। इन सब में पाया जाता है क्या? कंपोजिशन, CH और O का कंपोजिशन कितना ज़्यादा है। और एक तरफ ले लो नॉन लिविंग थिंग, जैसे रॉक्स आ गई, वाटर बोल दो, तो इनमें क्या है? इनमें भी CH और O का कंपोजिशन है, लेकिन अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इनसे तो कम है, इनसे कम है। CHO इनमें कम है। किसके कंपैरिजन में? लिविंग थिंग के कंपैरिजन में। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने बताया है अपनी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री वाले आर्टिकल में। उन्होंने एक तुलना की है भूप्रपटी की और मनुष्य के शरीर की, कि किस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा है,
इन्होंने बताया है, हैदराबाद की इस यूनिवर्सिटी से पता चला है। पहले हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन में देखा कि भूप्रपटी में 0.14 है लेकिन अपने में 0.5 है, मतलब अपने में ज़्यादा है। कार्बन का अमाउंट देखा, तो कार्बन का जब अमाउंट भूप्रपटी में कैलकुलेट किया गया तो इसमें कम मिला, बट अपने में कार्बन का कंपोजिशन ज़्यादा मिला है। ऑक्सीजन का चेक किया कि रॉक्स में इनमें क्या है ऑक्सीजन का अमाउंट, तो इनमें इतना था और अपने में ये देखो अपने में फिर से ज़्यादा मिला। तो कुल मिला के CHO लिविंग थिंग में ज़्यादा निकला। ये रिसर्च की गई है बेटा, मन से कुछ भी नहीं है, ये एकदम करेक्ट डाटा है। तुलना कर ली सजीव एवं निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना, इसमें जीवित चीज़ में ज़्यादा पाया गया ये अमाउंट। अब क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हुए, वो मैं एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ आपको। ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है ना, छलनी से छानने वाला, ये एक्सपेरिमेंट आपको साबित करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कि कौन कौन से ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं और कौन कौन से इनऑर्गेनिक है। फिर ये ऑर्गेनिक के बारे में बताने के बाद ये बताएंगे कि कौन से छोटे हैं माइक्रोमोलिक्यूल है इसी एक्सपेरिमेंट में, और कौन से मैक्रोमोलिक्यूल है इसी एक्सपेरिमेंट में बता देंगे आगे जाके। शुरू करते हैं। पहले बोल रहे कि जाओ फटाफट सब्जी या फिर कोई किसी का लीवर का टुकड़ा ले आओ। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, यहाँ तो आप कोई सब्जी ले सकते हो या फिर यकृत ले सकते हो, लीवर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तो कोई वेजिटेबल लिया है, जो भी आपकी मर्जी, जो भी प्रेफरेबल है। हमने लिया था टुकड़ा लिया था मीट का, शायद हाँ मीट का ही टुकड़ा लिया था। और लीवर। हमने एक्सपेरिमेंट दूसरा किया है बेटा, लेकिन रिलेट तो करेंगे ना थोड़ा बहुत। इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, किसके साथ, ट्राई, देखो सब लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही यहाँ पे। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया, ये मिक्स कर दी कंपोजिशन। क्लियर गाइस। अब क्या किया इसके साथ, ये मिक्सचर बनाने के बाद क्या किया, इसको एक अपरेटस आता है जिसमें कूटा जाता है, मिक्स किया जाता है, उसमें रखा और मैश कर दिया गया। अच्छे से मिक्स किया गया, कस कर एकदम बढ़िया से मूसल के थ्रू, खरल के थ्रू। देखो ये अपरेटस है, लैब में जाओगे ना तो ये वाइट वाइट कलर का मिलेगा, वाइट कलर का बाउल जैसा मिलेगा और ये रोड जैसा मिलेगा, मोटा मोटा। बढ़िया से एकदम टुकड़े टुकड़े कर लो इसको, ब्रेक कर लो इन पीसीस को, ब्रेक कर लो इन पीसीस को, छोटे छोटे टुकड़े कर लो। और अपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तो मिला ही दिया है। अब क्या करो, एक अपरेटस लो, बर्तन लो, उस पर छन्नी लगाओ। अरे अपनी नॉर्मल वाली छन्नी मत लगा देना, अपनी नॉर्मल वाली छलनी नहीं लगानी, यहाँ पे फिल्ट्रेट करने की छलनी होती है, वो ली। उसको लेने के बाद क्या देखा, इसको इसमें ढा दिया, ढा दिया तो कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो छन के तुरंत नीचे आ गए। येलो साहब तुरंत ही नीचे आ गए, लेकिन कुछ यहाँ पे अटक गए। भाई हमने तो बराबर कूटा है, बराबर मैश किया है, एकदम पूरा मिक्स किया है बढ़िया से एकदम। तो हमने क्या देखा, जो बहुत ही टाइनी थे, जो बहुत ही स्मॉल थे, वो तो क्या छन के बाहर आ गए, इसमें इकट्ठे हो गए, और ये यहाँ पे बेचारे अटक गए। मतलब कहीं ना कहीं ये साइज में ज़्यादा थे, मैक्रो थे, वृहद मॉलिक्यूल, और ये साइज में कम थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मेरी ये बात समझ में आई कि मैंने क्या चीज़ ली, किस में मिक्स किया, कहाँ कूटा, कहाँ छाना, और मुझे कहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले और कहाँ बड़े साइज़ के मिले। देखो बेटा, जो एविले थे ना, इनका दूसरा नाम आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इनका नाम रखा है धारित, अम्ल धारित। इनका नाम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
अम्ल निस्यंद। देखो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नाम दे दिए। जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो तो अविलेय है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बोल रही है, और आपने ये देख भी लिया है कि हाँ बिल्कुल अविलेय, तभी तो नीचे नहीं आए। और ये क्या पाए गए, ये पाए गए विलेय। ये इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड छोटी साइज़ के भी होते हैं और बड़ी साइज़ के भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के एक एग्जांपल्स दो, मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल दो, तो मैं क्या एग्जांपल दूंगी? मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगी कि कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलूँगी? कोई विटामिन होगा। क्या बोल सकती हूँ? प्रोटीन। क्या बोलूँ? वसा। क्या बोलूँ? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। अब बोलेंगे कि माइक्रो के बताओ, जो छोटी साइज़ के हैं। जो छोटी साइज़ के हैं बेटा वो फटाफट इजीली निकल जाएंगे बाहर, जो बड़ी साइज़ के हैं वो फंसे रह जाएंगे। इसमें क्या लूँगी? इसमें आयंस लूँगी, इनऑर्गेनिक चीज़ ले लूँगी, अमीनो अम्ल ले लूँगी। ये छोटी साइज़ की हैं, तुरंत प्रभाव से निकल जाएंगे, तुरंत ही निकलेंगे, फटाक से निकल जाएंगे। आई बात समझ में मेरे बच्चों? तो क्या हमको पता चल गया यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रो के बारे में? ये वाले बड़ी साइज़ के होते हैं, साइज़ क्या होती है इनकी? ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी से पास नहीं हुए। और इनकी साइज़ क्या होगी? इनकी साइज़ होगी स्मॉल, साइज़ स्मॉल, और ये लार्ज साइज़। क्या ये विले होंगे? हाँ, ये छोटे साइज़ के हैं ना, इसलिए विले हो जाएंगे। और क्या ये विले होंगे? ना, ये अविले हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों? ये बात क्लियर हो गई। ये इंडेक्स से आपको क्लियर हो गया, एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक का रेशियो निकाल लिया कि अपने में ज़्यादा है, CHO का अमाउंट अपने में ज़्यादा है। नाइट्रोजन, इसका अमाउंट भी मानव शरीर में ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते जाओ। अब जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ये नॉन लिविंग थिंग में ज़्यादा है। यहाँ पे ये ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं हो। सिंपल। अब इसमें एक सूची दी गई है, इसमें एक सूची दी गई है अकार्बनिक अवयवों की, अकार्बनिक अवयवों की सूची दी गई है जिनमें कार्बन नहीं होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल। देखो जितने भी आयंस हैं ना मेरे बच्चों, पीरियोडिक टेबल में कितने आयंस हैं, वो सब के सब इनऑर्गेनिक हैं। क्लियर गाइस? अब जो इनऑर्गेनिक है इनका पता कैसे चला? इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। फिर से वही उठा के लिया हो, लीवर उठा लाओ या फिर कोई फूल पत्ती उठा लाओ। अब क्या करो? इनको क्या करो? ड्राई कर लो, ड्राई करो। ड्राई करने के बाद क्या करो? इसे बर्न कर लो। बर्न करने के बाद जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है वो तो उड़ जाएंगे, और जो राख बच जाएगी जिसे बोलते हैं भस्म, वो जो भी बचेगी समझ जाओ वो अकार्बनिक पदार्थ है। अब क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? आगे चलो। यहाँ पे आपको अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर बताई गई है। देखो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाती हूँ। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल किसका एग्जांपल लिया था मैंने? देखो फिर से भूलना मत, भूलो मत बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल है छोटे वाले। देखो माइक्रो में अमीनो अम्ल, सूक्ष्म, सूक्ष्म से ये तो क्या है अकार्बनिक में आ गए, और ये क्या है? कार्बनिक है। और क्या है? अमीनो अम्ल सबसे सूक्ष्म है, स्मॉल साइज है और विलय है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है, थोड़ा बहुत क्या अच्छे खासा बताया गया है। पहले मुझे ये बताओ कि अमीनो अम्ल के बारे में क्या हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में 22 टाइप्स के अमीनो अम्ल है? ये टाइप वैसे तो कई सौ टाइप है, लेकिन अपनी जो शरीर में जो काम आ रहे हैं ना वो यही है। अमीनो अम्ल
जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, ये अमीनो अम्ल ये क्या बनाएंगे, एक चेन बन रही है कि नहीं बन रही, एक श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही, ये श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही, चेन बन रही है कि नहीं बन रही, इन्हें बोलते हैं पेप्टाइड। ये आगे जाके ये चेन आगे जाके क्या बनाएगी, ये आगे जाके बनाएगी कुछ हेलिक्स बनाएगी, कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी, इन्हें कहा जा रहा है प्रोटीन। ये बात क्लियर हो गई, ये जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। और हाँ जी, तो पूछोगे मैडम लगे हाथ अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर ही बता दो फिर, बोला हाँ जी क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, बताते हैं ना, बताते हैं, क्यों नहीं बताते, बताते हैं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन तो ले लो इसका। बोला हाँ जी ठीक है मैडम बताओ आगे। तो इन्होंने बताया है कि अमीनो अम्ल 22 तरीके के होते हैं, कुछ श्रृंखलाबद्ध होते हैं और कुछ क्या होते हैं रिंग में होते हैं। बोला अच्छा मैडम, श्रृंखला वाले क्या होते हैं एलिफेटिक, और ये बनी हुई है ये चीज़, ये रिंग बनी हुई है, वो होते हैं एरोमेटिक। कुछ होते हैं अम्लीय अमीनो एसिड, कुछ होते हैं क्षारीय अमीनो एसिड और कुछ होते हैं उदासीन अमीनो एसिड। अब मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ये याद होना चाहिए, अगर आ जाए कि क्षारीय अमीनो अम्ल के उदाहरण दीजिए या फिर अम्लीय अमीनो अम्ल के उदाहरण दीजिए, चूकना नहीं चाहिए आप लोग। ग्लूटामिक अम्ल एनसीईआरटी में है, क्षारीय अम्ल के बारे में लाइसिन, चूकना नहीं चाहिए। क्षारीय कौन सा है अमीनो एसिड, लाइसिन। अम्लीय कौन सा है, ग्लूटामिक। उदासीन कौन सा है, वेलिन, नाम से पता चला है वेलिन। एरोमेटिक कौन सा है, जिसमें रिंग पाई जाती है सी, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो वाइफ। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलेनिन, ये कोड वर्ड है इनके, ये कोड वर्ड है इनके। लाइसिन का के कोड वर्ड होता है, वेलिन का वी होता है, ग्लूटामिक का डी होता है, ये कोड वर्ड है इनके। अभी डिटेल में नहीं है बायोकेमिस्ट्री, आपकी चिंता मत करो। इसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल के पास क्या होता है, एक तो अमीनो ग्रुप होता है और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बोले मैडम थोड़ा और बताओ। बोले देखो ये बना दी है एक अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर। बोला हाँ जी दिख रही है। अमीनो अम्ल अम्लीय भी होते हैं, उदाहरण दे दिया है भाई। क्षारीय भी होते हैं, उदाहरण दे दिया है इसका भी। उदासीन भी होता है, इसका उदाहरण भी दे दिया है। और चौथा बताया इन्होंने एरोमेटिक भी होते हैं, ये भी बता दिया। इन सभी में एक खास बात पाई जाती है, क्या? बोला इनके पास एक तो अमीनो ग्रुप होता है और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बोला दुनिया का कोई सा भी अमीनो एसिड हो, अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो चाहे उदासीन हो चाहे एरोमेटिक हो, एक तो ग्रुप मिलेगा अमोनिया का, अमीनो ग्रुप, और एक मिलेगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये लो जी। बोला अच्छा, बोला हाँ। इसमें अब क्या है एडवांस, देखो थोड़ा सा एडवांस कर दिया। मानो कि मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़े, ज़रूरत पड़ गई, तो क्या लगता है यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा? जैसे ही मैंने इसका एक हाइड्रोजन आयन निकाला, क्या चार्ज आ गया यहाँ पे, माइनस का आया। तो ये जो फॉर्म है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो एक चार्ज प्लस का है एक चार्ज माइनस का है, मतलब एक तरह से जीरो चार्ज। अब कोई चार्ज ही नहीं रहा, इसे कहते हैं ज्यूटर आयनिक। जब कोई चार्ज नहीं होता, जब कोई भी चार्ज नहीं होता, वो ज्यूटर कहलाता है। अगर मान लो कि मैंने इसको मजबूर कर दिया कि अपना हाइड्रोजन दे दे, इसको नहीं मजबूर किया, इसको मजबूर कर दिया कि अपना हाइड्रोजन आयन दे, तो ये कुछ ऐसा बना लेगा। और इसको ये पहले भी जरा दे चुका था, ये देखो। अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। समझ में आ गई बात? और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में होता, तो अगर ये इसी फॉर्म में होता तो क्या बोलती मैं? अगर ये इसी फॉर्म में मिलता, इसी फॉर्म में पाया जाता,
ये देखो पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज ये खाली, तो मैं से शायद ये बोल देती जिस अमीनो अम्ल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे वो क्षारीय कहलाएंगे, जिस अमीनो अम्ल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा वो अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाएगा। आई बात समझ में? ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको बता दी बात। अब इन्होंने बताया है लिपिड के बारे में। एक तो इन्होंने माइक्रोमोलिक्यूल बता दिया, ये देखो, एक तो माइक्रोमोलिक्यूल बता दिया और एक लिपिड, एक माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में बताएंगे। भाई पढ़ लेते हैं क्या बताते हैं। इन्होंने बताया कि जो लिपिड होता है ना, लिपिड वो अविलेय है, और जो अविलेय होते हैं वो तो मैक्रो होते हैं, क्योंकि वो छनते ही नहीं है ना, वो छलनी से छन के नहीं आए थे नीचे, तो ये वृहद अणु है, ये छन के नहीं आए थे। अविलेय का मतलब क्या समझे तुम? ये छन के नीचे नहीं आए थे, इसका मतलब ये अविलेय है। और अविलेय का एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, लिपिड के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे अमीनो अम्ल के पास था ना एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, जो एक आर समूह से जुड़ा। ये आर समूह कुछ भी हो सकता है, ये आर ग्रुप मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। एक कार्बन का भी हो सकता है, 1 से 19 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप। भाई अभी तो 1 कार्बन का ग्रुप है, 2 कार्बन का ग्रुप है, 3 कार्बन का ग्रुप भी जुड़ सकता है। मतलब कि आर ग्रुप कितने भी कार्बन का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 16 19 तक। क्लियर गाइस? वेरी क्लियर। ठीक है। अब क्या होती है, इनमें चेन होती है, कार्बन की चेन होती है, ये हिसाब लो। ठीक है। आर ग्रुप बताया मैंने कि आर ग्रुप 1 कार्बन का भी हो सकता है और 1 से लेके 16 19 कार्बन तक का भी हो सकता है। ये कार्बन की चेन है। अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, तो मैंने उसे बोल दिया कि ये सारे के सारे लिपिड क्या है, सैचुरेटेड हैं। ये सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है, सैचुरेटेड है। और जे में इनके बीच में डबल बॉन्ड लिया हूँ। अब क्या बोलोगे कि ये हो गए भाई साहब असंतृप्त, बीच बीच में डबल बॉन्ड आ गए थे, इन्हें बोलूँगी अनसैचुरेटेड। क्या ये बात क्लियर हुई गाइस? एक यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने बताया कि एक और लिपिड का उदाहरण देता हूँ, ग्लिसरॉल। उसमें 3 कार्बन मिलेंगे, उसकी संरचना ऐसी होगी, यहाँ पे लटके हुए रहेंगे ये ऐसे। बोला अच्छा? बोला हाँ, ये ट्राई ट्रीऑक्सी प्रोपेन होता है। बोला अच्छा कहाँ पर है? बोला दिखाते हूँ, ये देखो, ये देखो साहब, ये देख लो, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर देखो ना। आप क्यों मेहनत कर रहे हो फालतू में, यहाँ पे बना के क्यों मेहनत कर रहे हो? जब मैंने बोल दिया कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, मैथ एथ प्रोप, मतलब मैथ लिखोगे तो 1 कार्बन, एथ लिखोगे 2, प्रोपेन। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको, ये हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, डेका, ठीक है, पेंटा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखो, सारे देख लो इधर। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, एक तो मैंने श्रृंखला रूप में बताई थी कि ये सैचुरेटेड है, एक मैंने डबल बॉन्ड में करके बता दी थी, ठीक है, अनसैचुरेटेड है। ये एक इस तरह से अरेंजमेंट बता दिया। ये सब क्या है, लिपिड है, सब लिपिड है। एक देखो पामेटिक का मतलब मैंने क्या बोला था, लिपिड में जो आर ग्रुप है, मतलब ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और जितना भी आर ग्रुप होगा वो 1 से लेके 19 कार्बन तक कितना भी हो सकता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ये ट्राइग्लिसराइड है, मतलब ये ग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है और इनसे ये जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। ये देखो फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोग्लाइकोलिपिड की ही बनी है। कोलेस्ट्रॉल के देख लो, 4 तो रिंग है और एक हाफ है, देखो कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर,
ये अपने नाइट्रोजन बेस है, ये अपने नाइट्रोजन बेस है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एडेनिन, एडिनोसिन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, नाइट्रोजन बेस भी होता है और शुगर भी होती है। न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं? जिसमें क्या होता है, शुगर होती है प्लस फॉस्फेट ग्रुप हो प्लस नाइट्रोजन बेस हो। और अगर मैं बोलूँ कि न्यूक्लियोसाइड, तो उसमें से मेरे को एक रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ ये टाइड नहीं है बेटा, साइड होगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शुगर होगी और प्लस नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फेट का। जिसमें से फॉस्फेट हटा दो, वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। पता नहीं इतनी मिसप्रिंट्स क्यों हो गई। और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल के उदाहरण है। ये क्या है बेटा, ये उदाहरण है माइक्रोमोलिक्यूल के, अमीनो अम्ल। ठीक है बेटा, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ तक ये क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, नाइट्रोजन ये पता है कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये कंपोजिशन किसका है? डीएनए का। और आरएनए में मिलता है यूरेसिल। और देखते हैं क्या है। चलो जी, अच्छा लास्ट, इसको पढ़ाने के बाद मैं चैप्टर एंड कर दूंगी अभी ये। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन मैक्रोमोलिक्यूल से। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना चालू कर देंगे अपन। ठीक है, प्रोटीन वगैरह ये सब। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंडिंग करते जाती हूँ आज की इसकी। प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो अपने काम आ रहे हैं, लाइक ग्लूकोज आ रहा है, फैट आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो अपने काम आते हैं। पर द्वितीयक, ये अपन काम में लेंगे, मानव यूज़ करेगा इस चीज़ का। प्लांट यूज़ नहीं करते, वो बना के रख रहे हैं। ये प्राथमिक तो जो क्या है कि ये तो प्लांट भी यूज़ करेंगे और अपन भी यूज़ करेंगे, प्लांट भी यूज़ करेंगे और ह्यूमन अपन भी यूज़ करेंगे। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये मानव अपने लिए यूज़ करेगा या फिर प्लांट्स हैं अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर लेंगे, बस इतना ही होगा। बाकी मन करेगा तो यूज़ करेंगे वरना नहीं करेंगे। कुछ द्वितीयक उपापचय के नाम दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्वेश्चन आएंगे। एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लैक्टिन्स, ड्रग्स और पॉलीमर्स, बहुलक। एल्कलॉइड्स के वर्णक के इनके उदाहरण क्या है? वर्णक कौन कौन से होते हैं? कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, अपने जो वेजिटेबल्स को कलर देते हैं ना। और एंथोसाइनिन ये जो अपने फ्लावर्स को, पत्तियों को कलर देता है। ये अपने फूड को कलर देता है, ये फ्लावर को, पेटल्स को। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडेसिन, ये होती है ना जो मॉर्फिन्स वगैरह होती हैं, जो दर्द को, पेन को रिलीफ भी कर देती हैं। ठीक है, हेलुसिनेशन में चल जाते हो। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स। ठीक है ना, असेंशियल ऑयल, नींबू घास ऑयल, जैस्मिन, जो भी है। टॉक्सिन, ये देखो, ये सब इंसान अपने यूज़ में ले रहा है। ये यही बताया गया है। ये चीज़ तो क्या है, प्लांट यूज़ करता है डेली लाइफ में और ह्यूमन भी यूज़ करता है डेली लाइफ में। बट ये डेली लाइफ में, ये जो सेकंड मेटाबोलाइट है, ये डेली यूज़ में नहीं काम आ रहा है, ये डेली यूज़ के लिए काम में नहीं है। ये प्लांट या तो अपने डिफेंस सिस्टम में यूज़ लेगा या फिर मानव अपने मतलब के हिसाब से ले लेगा। जैसे मान लो एल्कलॉइड्स ले ली है, फ्लेवोनॉइड्स लेनी है, रबड़ निकालना है, तेल निकालना है, कोई रंगीन वर्णक निकालना है, इत्र, गोंद, ये सब क्या प्लांट थोड़ा यूज़ कर रहा है, इंसान यूज़ करते हैं अपने महत्व के लिए। रबड़, औषधि, मसाले, इत्र, वर्णक, ये सब अपन लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। प्लांट यूज़ नहीं करता अपने फ़ायदे के लिए, और यूज़ करेगा भी तो मैक्सिमम मोर देन डिफेंस सिस्टम में यूज़ कर लेगा कि हाँ भाई किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा हूँ। दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स डिटेल में। ये जितना दे रखा है ना, उससे भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बृहद अणु से। याद रखना, इतना पढ़ के आओ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर तो छोड़ना ही मत, ये स्ट्रक्चर तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना स्ट्रक्चर।
चलिए यहाँ पे चैप्टर का थोड़ा पोर्शन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वृहद से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।